Yes, Assalamualaikum class. We have already discussed hypertension, the first disease that was in chapter 19, and now we are going to the second disease, which is your ischemic heart disease and angina, which is in chapter number 21. Sorry. Chapter number 20, what is important is basically a few definitions, which I'm highlighting over here. पहली definition जो थी आपकी cardiac output की important है chapter 20 के अंदर. क्या होता है cardiac output? Quantity of blood pumped into the aorta each minute by the heart. ठीक है. अगर आपको याद हो तो मैंने chapter 14 के अंदर भी आपको 3 points पढ़ाए थे बड़े इंपॉर्टेंट और उसके अंदर से भी एक पॉइंट जो है वो सॉर्ट ऑफ इट इज लाइक अ डेफिनेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट. ठीक है. सम से स्टार्ट होता है. अब आप उसको ट्रेस कीजिएगा कि मैंने आपको वो चैप्टर 14 में कहाँ पे ये बात पढ़ाई है. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑफ वेनस रिटर्न. अच्छा, दोनों के अंदर लिटरली जो उसका वर्ड का मीनिंग है वही उसका आपका डेफिनेशन भी है. वेनस रिटर्न क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम वेन्स टू द राइट एट्रियम ईच मिनट. ठीक है. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट को? डेफिनेटली बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज कर रहा है कोई, उसकी उम्र, जाहिर है विद एज आपके पास इम्पैक्ट आता है क्योंकि हार्ट के आपकी जो वर्किंग है वो कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाती है. साइज ऑफ द बॉडी जो है वो आपका मैटर करता है. आई थिंक ये मैंने पहले भी बताया हुआ है. 5 लीटर पर मिनट हमने कैलकुलेट भी किया था. विमेन के अंदर 4.9 लीटर पर मिनट होता है और यूजुअली यंग हेल्दी मैन के अंदर 5.6 लीटर पर मिनट होता है. अब आपने पहला सवाल का जवाब मुझे क्या देना है कि विमेन और यंग हेल्दी मैन के अंदर क्यों फर्क आता है कार्डियक आउटपुट के अंदर. ठीक है. फिर एक और डेफिनेशन आपके पास आती है कार्डियक इंडेक्स की. कार्डियक इंडेक्स इज द कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया. कितना होता है कार्डियक आउटपुट आपका? यूजुअली इट इज 5 लीटर पर मिनट. तो उसको अगर आप डिवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 170, 65, चलो कर लो 70 कर लो, केजी का बंदा है तो ज्यादा से ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा 1.7 स्क्वायर मीटर तक का. तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 5 को 1.7 से तो मेरा ख्याल से 2.9 समथिंग आपका बन रहा है, अराउंड ऑफ 3. सो दैट मीन्स द नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स फॉर एडल्ट्स इज 3 लीटर पर मिनट. और यूजुअली रेंज होती है इसकी 4 तक नॉर्मल हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं. 4 से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं हाई है. और अगर फॉर एग्जाम्पल 2.4 4ish से नीचे की तरफ अगर वो आता है तो फिर आप यूजुअली कह रहे होते हैं कि वो डिक्रीज हो रहा है. एंड दैट इज यूजुअली इन एल्डरली पीपल या पेशेंट्स. अच्छा, हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो सकता है या हाइपोफेक्टिव हार्ट हो सकता है. तो अगर नर्वस स्टिमुलेशन आपके पास है, हाइपरट्रोफी हो रही है हार्ट मसल की, तो जाहिर है वो हाइपर इफेक्टिव हार्ट करा सकते हैं. और हाइपोफेक्टिव हार्ट क्या क्या करा सकता है? कोई भी बीमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, वेलवुलर हार्ट डिजीज हो गया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो गया, कोई भी पैथोलॉजी जो कि रिदम को खराब कर रही है, इनहिबिशन ऑफ नर्वस एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट हो गई आपके पास, कार्डियक हाइपोक्सिया हो गया. तो ये सारी चीजें आपके पास क्या करा सकती हैं? दे कैन कॉज दी हाइपोफेक्टिव हार्ट. ठीक है. अच्छा, अब बिफोर कमिंग टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसके अंदर से मैं एक दो छोटी सी चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी. फर्स्ट थिंग इज द कोरोनरी सर्कुलेशन. We have discussed the cardiac cycle, and while discussing the cardiac cycle, मैंने systemic circulation discuss आपके साथ सारी की थी. We did the vena cavas, we did the aorta, we did the arteries, arterioles, veins, venules, capillaries, ये सब चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ. तो coronary circulation का मतलब डेफिनेटली क्या होगा? coronary का मतलब है दिल, यानी कि मैं दिल की circulation की बात कर रही हूँ. अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर के अंदर कार्डियक आउटपुट के डिफरेंट डिविजन्स पढ़े थे टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर हमने बताया था ब्रेन में कितना परसेंट जाता है, लिवर में कितना परसेंट जाता है, आपके पास हार्ट पे कितना परसेंट आता है. तो ये वाली चीज आपके पास हाईलाइटेड यहाँ पर भी है. ये वाली चीज पहले भी मैं बता चुकी हूँ. 4% अप्रॉक्स जो है वो आपके पास जो है इट कम्स टुवर्ड्स दी हार्ट. ठीक है. अच्छा, एनाटमी मेरा मेन टॉपिक नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग. ये वाली चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि मेजर कॉर्नरी आर्टरीज दो तरीके के होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. एक होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी और एक होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी. जब आप डेफिनेटली राइट कॉर्नरी आर्टरी की बात करते हो तो वो आपके पास सप्लाई करेगी राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, एसए नोड को, कभी कभी एवी नोड की तरफ भी जो है वो बेसिकली आपके पास जा रही होती है. एंड देन डेफिनेटली इट हैज फर्दर सब ब्रांचेस. वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करी. मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज
याद हो कि यू हैव अ मेन कॉर्नरी आर्टरी जो कि जनरल अगर ऊपर से देखो तो राइट और लेफ्ट है। अच्छा, जब लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की बात करते हैं तो आपके पास लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की थोड़ी सी सब डिविजन्स में डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये कहते हैं कि ज्यादातर उस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन होती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, द वेरी कॉमन साइट फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, एंड देन यू हैव द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो इंटीरियर नाम से ही है, इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, एंटीरियर ही 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है और एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। और ये विंडो मेकर आर्टरी जो है वो यूजुअली कहलाती है। अगर ये ब्लॉक होती है तो इन्फार्क्ट जो है वो ज्यादा आपके पास कॉमन हो जाता है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो आपके पास सप्लाई करती है लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब अगर आप देखो तो राइट है तो राइट को करिए, लेफ्ट है तो लेफ्ट को करिए, तो ये सॉर्ट ऑफ इतना याद रखना मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा है या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर जाहिर है अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर कंप्रेसिंग द कॉरोनरी आर्टरी तो क्या इम्पैक्ट आएगा सिस्टोल या डायस्टोल में। तो अगर सिस्टोल हो रहा है तो कॉरोनरी आर्टरी की कंप्रेशन होगी तो जाहिर है फ्लो आपके पास कम हो जाएगी, और अगर डायस्टोल का फेज हो रहा है तो कॉरोनरी आर्टरी आपके पास डायलेट हुई भी होगी, तो डायलेट हुई भी होगी क्योंकि कार्डियक मसल रिलैक्स होगा तो आपके पास ब्लड फ्लो जो है वो रैपिड होगा या अच्छा होगा। ठीक है, ये वाली चीजें आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की है। फिर आ जाओ मेन चीज पे, विच इज योर इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, अब इस्केमिक हार्ट डिजीज आपके पास क्या है? यू हैव थ्री टर्म्स विच आई वांट यू टू रिमेंबर: हाइपोक्सिया, इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन। ठीक है, अच्छा मैंने आपको हाइपोक्सिया पहले भी बताया था, और हाइपो का मतलब होता है कम, जिया का मतलब है ऑक्सीजन, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन। स्कीमिया मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया था और ज्यादातर बच्चों ने आंसर में लिखा है कि डिक्रीज न्यूट्रिएंट सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया। इस्कीमिया बेटा बेसिकली न्यूट्रिएंट सप्लाई का डिक्रीज नहीं होता, इनसफिशिएंट कॉरिनरी ब्लड फ्लो होता है, और डेफिनेटली जब ब्लड फ्लो आपका कॉरिनरी में कम होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट और सारी चीजें फिर कम ही सप्लाई होंगी, बट इस्कीमिया बेसिकली मींस इनसफिशिएंट कॉरिनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये वाला प्लीज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें कि इस्कीमिया आपके पास ब्लड फ्लो जो है वो इनसफिशिएंट हो रहा था उसकी वजह से होता है। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास टर्म आता है इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो की वजह से सेल की डेथ हो गई या सेल की नेक्रोसिस हो गई, तो उसको यूजुअली हम इन्फार्क्शन जो है वो कह रहे होते हैं। तो अगर आप समझे तो वी आर प्रोग्रेसिंग। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट आती है। अच्छा, अब इस्केमिक हार्ट डिजीज का एक मेन कॉज जो आपके पास है वो है एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने एक और वर्ड लिखा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन की वजह से होता है, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली एंडोथेलियल लाइनिंग के डैमेज, किसी भी इंजरी वगैरह की वजह से जब होता है तो वहां पे जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है तो वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, और एथेरो में मेन रीजन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होती है। सो डेफिनेटली पीपल हु आर ओवरवेट, ओबीस, एक ही जगह बैठे रहते हैं, या हाइपरटेंशन है, या खुदा ना खास्ता उनकी एंडोथेलियल सेल्स जो है वो डैमेज हो गए हैं, कोई भी इस तरह का मसला उनके पास जो है वो आ गया है, तो आपके पास क्या चांस होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहां पे आके डिपॉजिट हो जाए beneath the endothelium at any point in the artery, and that deposited area then gets basically invaded by the fibrous tissue, calcification हो जाती है वहां पे, और फिर plaque formation हो जाती है। और वो plaque formation पे क्या करती है, it goes into the lumen of the vessel and it either can partially block it or it can completely block the blood flow. And usually the first few centimeters of the arteries, major coronary arteries जो मैंने भी आपको पढ़ाई हैं, बहुत अच्छी साइट सर्व करती हैं फॉर द प्लेग डेवलपमेंट। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपके पास जो है, और मैंने आपको एथेरो और आर्टीरियो में फर्क भी बता दिया है। ठीक है, अब आपके पास एक चीज आती है जो कि कहलाती है अक्यूट कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन। अब देखो यहाँ पे ना आपको तीन में मैं इसको डिवाइड करूंगी, एक है अक्यूट, दूसरा है कोरोनरी आर्टरी, और तीसरा है अक्लूजन। अक्यूट का क्या मतलब होता है? एकदम से 10, यानी कि विद इन मिनट सेकेंड्स। कुछ जगह पे अलग अलग इसकी थोड़ी सी वेरिएशन आती है, बट अक्यूट को हम सडन कहते हैं, फास्ट कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा भी है, आगे भी हम इसको और रेफरेंसेस से पढ़ेंगे, तो इसको ये इस तरह से ही आप याद रखिएगा। कॉरोनरी आर्टरी जो कॉरोनरी आर्टरी, एंड ओक्लूजन का मतलब होता है ब्लॉकेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है कि देयर टू things that have been highlighted that can cause the coronary artery occlusion.
एक चीज क्या है कि जो प्लेग आपने अभी ऊपर डिस्कस किया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, वो ही बेसिकली थ्रोम्बस को बना दे, ठीक है। थ्रोम्बस आई थिंक शायद आपने प्लेटलेट्स जब पढ़े हो तो शायद आपके साथ भी उसको डिस्कस किया हो या देखा हो। तो आपके पास होता बेसिकली क्या है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है जब वो एंडोथेलियम को ब्रेक करता है या रप्चर करता है, तो इट कैन कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोइंग ब्लड, ठीक है। और फिर डेफिनेटली वो प्लेग जो है वो अनस्मूथ सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस तो नहीं है। तो ब्लड प्लेटलेट्स आके वहां पे अडियर कर जाते हैं, फिब्रिन की डेपोजिशन हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स वहां पे ट्रैप होके आके क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं। और ज़ाहिर जब वो क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे तो वो ऑक्लूजन या ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगर वो एक ही जगह पे ठहरा हुआ है तो थ्रोम्बस है, अगर वो वहां से टूट के कहीं दूसरी जगह पे चला गया है या मूव अराउंड कर रहा है तो उसको आप एम्बुलस कहते हो। एंड आई थिंक इट्स अ बिट ऑब्वियस कि एम्बुलस ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू दी थ्रोम्बस, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास क्या है कि मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है कोरोनरी आर्टरी का, एंड स्पैज्म किस वजह से होगा? बाय डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टीरियल वॉल। और क्यों होगा इरिटेशन? बिकॉज ऑफ द एजेस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, यानी कि वो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग अनस्मूथ, क्योंकि अभी हमने बताया वो है, तो वो इट कैन कॉज द इरिटेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टीरियल वॉल। और फिर या आपके पास क्या हो सकता है, लोकल नर्वस रिफ्लेक्सेस जो है वो स्टिमुलेट हो, और वो क्या करेंगे, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस है, टोबैको है, सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं जैसे कोकेन है, एम्फेटामीन है, कोल्ड का एक्सपोजर है, ये वाली सारी चीजें भी जो है इट कैन कॉज दी फैक्टर्स जो कि स्पैज्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या चीज स्पैज्म करा सकती है, बिकॉज जाहिर है ये अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से ये सब किससे रिलेट करें, ये वाले फैक्टर से कि नर्वस रिफ्लेक्सेस को ये करवाएंगे। मैंने अभी टोबैको आपको हाइपरटेंशन में भी बहुत अच्छे से समझाया, नाइकोटिन का सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ रिलेशनशिप, तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखिएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो वेसल को क्या कराता है, अब तक मेरा ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए, कंस्ट्रिक्ट कराएगा, कंस्ट्रिक्ट कराएगा वेसल को, तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास क्या होगा, स्पैज्म। मस्कुलर स्पैज्म का मतलब है कि आप क्या करा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो उसकी वजह से जाहिर है आर्टरी में आपके पास इश्यूज आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कोलेटरल सर्कुलेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रीवियसली एज वेल। कोलेटरल सर्कुलेशन से मुराद आपकी ये है कि अगर आपके पास कहीं पे ऑक्लूजन होती है या थोड़ी सी ब्लॉकेज होती है, तो आपके पास क्या है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं दैट कैन हेल्प इन सप्लाइंग दी ब्लड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ सेविंग वैल्यू है ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जैसे अगर ब्लॉकेज पार्शियल है और ये चीज हो रही है, तो कोलेटरल मतलब दे कैन प्रोड्यूस इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन कोलेटरल एकदम से अचानक से ना बिल्कुल ये नहीं आप कह सकते कि 100% ऑक्सीजन की सप्लाई दे देता है। तो जब किसी को अक्यूट अटैक होता है, तो अक्यूट अटैक में फिर डेफिनेटली कोलेटरल अगर डेवलप होता भी है तो वो इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। उसके मुकाबले में जैसे अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि जी सिम्टम एकदम से फील नहीं हुआ, तो उसका रीजन ये होता है कि पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं हुआ होता ना, इनिशियली थोड़ा 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 होता है, तो वो कोलेटरल मेकअप कर रहा होता है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेन उनको फील हो रहा होता है, लेकिन एकदम से पेन नहीं होता। उसके मुकाबले में आप देखिएगा उन लोगों को जिनका ब्लॉकेज ज्यादा होता है, उनको पेन एकदम से ना जोर का फील होता है, तेज आता है उनको, ठीक है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली कोलेट्रल ना मेकअप नहीं कर पाता ऑक्सीजन का उनका, ठीक है। तो ये वाली चीज को याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इधर, कि ऐसा नहीं है कि कोलेट्रल फॉर्मेशन जो है वो इन्फेक्शन को रोक पाएगा 100%, डिपेंडिंग कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन का पैरामीटर है जिसने जो है वो इन्फेक्शन कराई है, ठीक है। और अक्यूट वाली चीज को तो मुश्किल है, क्रॉनिक में फिर इम्पैक्ट हो सकता है कि स्लोली डेवलप करे, लेकिन अक्यूट में दिस इज समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि इस्कीमिया कैन लीड टू इन्फेक्शन। सो नाउ आई एम सेइंग दैट if the blood flow to in the coronary vessel बियॉन्ड अक्लूजन पॉइंट इज सीजिंग, यानी कि आगे जिधर अक्लूड हो रहा है उसके आगे वो नहीं खून जा पा रहा, ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा, तो डेफिनेटली मैंने भी जैसे आपको हाईलाइट की भी है बात कि कोलेटरल कैन नॉट मेकअप अक्यूट के अंदर आपके पास इशू आएगा। सो द एरिया ऑफ द मसल जिसमें जीरो ब्लड फ्लो है या लिटिल ब्लड फ्लो है, तो वो कार्डियक मसल फंक्शन को सस्टेन नहीं कर पाएगा, एंड दैट एरिया इज सेड टू बी देन इन्फेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात आपके पास
इम्पॉर्टेंट है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड एरिया के अंदर डेफिनेटली ऑक्सीजन सप्लाई आपके पास कम हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो इट बिकम्स ब्लूइश या ब्राउनिश टिंट भी जो है वो आपके पास जो है वो ले सकता है। लेटर स्टेजेस के अंदर जो है वो यू कैन से दैट इट बिकम्स हाईली परमिएबल, फ्लूइड लीकेज हो सकता है, एडिमेटस बन सकता है। तो ये वाले सारे जो है इश्यूज आपके पास जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज जो शेयर करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही थी कि यू हैव दिस डायग्राम एंड थ्रू द डायग्राम यू कैन सी दैट यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट आर्टरीज है, अयोटा है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपके पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कॉर्नरी आर्टरी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरफ आपके पास बेसिकली जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट होने का चांस है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कॉर्नरी आर्टरी जो है वो यहाँ पे आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपके पास जो है वो एट रिस्क जो है वो है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 0 आवर, 2 आवर, 24 आवर। अगर वो जाहिर सी बात है कि इतनी देर तक रिकवर नहीं हो पाया या कोलेट्रल ने मेकअप नहीं कर पाया, तो यहाँ पे देखो साइज देख रहे हैं कितना बढ़ गया इसका। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास नेक्रोसिस हो गया। इन दी अदर केस अगर फर्ज करो फौरन आपके पास कोलेट्रल का डेवलपमेंट आ गया, तो आप यहाँ पे देखो कि ये एवरीथिंग इज बेटर, या आपके पास जो है वो रिकवरी जो है वो अच्छी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। ठीक। अच्छा, अब कॉजेस क्या हो सकते हैं आपके पास डेथ के आफ्टर अक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट इट कैन डेफिनेटली अकर, बिकॉज डेफिनेटली जब कार्डियक मसल्स या फाइबर्स आपके पास फंक्शन नहीं करे होंगे, सो अदर्स विल बी टू वीक टू कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स, द ओवरऑल पंपिंग एबिलिटी विल बी अफेक्टेड, वेंट्रिकल डिप्रेस हो सकता है, फिर डैमिंग ऑफ ब्लड हो सकती है। जाहिर है वो आगे नहीं जा रहा, तो उसका मतलब है पीछे आपके पास वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अगर पीछे एक्यूमुलेट होगा तो जाहिर है कि इधर पल्मोनरी साइड पे आपके पास एक्यूमुलेट हो सकता है, तो वहां पे फिर आपके पास ज़ाहिर मसला आ जाएगा। फिर फिब्रिलेशन आपके पास क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके वेंट्रिकल जो है वो डायलेट हो रहा है, तो पाथवे की लेंथ बढ़ जाएगी इम्पल्स कंडक्शन की हार्ट के अंदर। आपके पास इसके अंदर स्कीमिया ऑफ द मसल भी आपके पास इंजरी करंट कॉज कर सकता है, उसकी वजह से भी आपके पास ये चीज हो सकती है। सो इन्फेक्शन के अंदर आपके पास डिफरेंट मसाइल जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, कि जिसकी वजह से यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मैंने आपको पूछती हूँ आफ्टर दिस, कि to understand just from my point of view, the question that I'm going to ask you is this, कि अगर कोलेट्रल्स हैं, और मैंने कहा कोलेट्रल्स लाइफ सेविंग है, तो कोलेट्रल्स जो है वो फिर अक्यूट एमआई को क्यों नहीं जो है वो प्रोटेक्ट कर पा रहे? ऐसा क्या मसला है कि वो अक्यूट एमआई को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे? व्हाट डू यू थिंक? जब ये जो आपको भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे आपको क्या चीज जो है वो समझ में आई है कि इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये मुझे बात आप समझाइएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास क्या होती है? स्कार टिश्यू फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो आपके पास होने लग जाती है, कि जब हम बात करें नेक्रोसिस वाले टिश्यू की। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने कहा डिक्रीज हो गई, ब्लूइश हिंग आ गई, क्योंकि जाहिर है एटीपी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, इरिवर्सिबल इंजरी अब आपके पास जो है उसके अंदर क्रिएट हो गई, नेक्रोसिस हो गया, डेथ हो गई, जिसमें मैंने कहा सेल स्वेल हो गया, एडिमा हो गया, फिर वो मर गया, उसको हमने इन्फाक्शन जो है वो कहा है। तो इसके अंदर फिर आपके पास ये, अच्छा, अगर आप देखिएगा तो ऊपर जो मैंने आपको पहले डायग्राम अभी दिखाई थी, अब इसके अंदर ये है कि फर्स्ट करो कि बॉर्डर्स पे, तो हो सकता है कि जैसे कोलेट्रल है वो बॉर्डर को बचा ले, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, जो मेन आपका एरिया है, वो उसको सेव ना कर सके। ठीक है, तो ऐसा ये पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर अंदर वाली जगह पे आपके पास ज्यादा और बाहर बॉर्डर लाइन से जो है वो बच जाए, तो ये वाली चीज की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास जो स्टेजेस ऑफ रिकवरी के अंदर ये वाली चीज अगर आप देखें, तो फिर क्या होता है कि ये जो सेल नेक्रोसिस में चला जाता है, ये बेसिकली स्कार टिश्यू जो है वो फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल अगर सिंपल अंदाज में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं ये आपसे कहूंगी कि जब सेल की जैसे डेथ हो गई, तो जाहिर है वहां पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह आए, न्यूट्रोफिल से वो मैक्रोफेज पे कन्वर्जन हुआ, फिर आपके पास फिब्रोब्लास्ट आ गए, फिर आपके पास फिब्रोब्लास्ट वगैरह ने आके जो है वो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया।
कोलेजन वगैरह आ गया, डेफिनेटली फाइब्रोब्लास्ट वहां पे हो गए, ब्लड वेसल्स कम हो गए, तो आपके पास एंड का रिजल्ट क्या होता है कि एक डेंस फाइब्रस स्कार सा जो है ना उस एरिया पे बन जाता है जहां पे इन्फार्क्शन आपके पास जो है वो हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं ये कह रही हूँ कि जो डेड मायोकार्डियम है वो आपके पास कन्वर्ट हो गया या रिप्लेस हो गया बाय फाइब्रस स्कार टिश्यू। अब मसला यहाँ पे क्या है कि वो रीजनरेट तो नहीं हुआ ना, वो उसने रिप्लेस कर दिया उससे, तो आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी उस एरिया की खत्म हो गई और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी उस एरिया का जो है ना बेसिकली आपके पास कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब अगर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू को आपने कम कर दिया तो दैट मीन्स इजेक्शन फ्रैक्शन भी तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, है ना, ऐसा होने का चांस है। फिर एरिथमिया उस बंदे को होने का चांस है, हार्ट फेलियर होने का चांस है, और भी बहुत सारे मसले जाहिर है उसको होने के, फिर आपके पास जो है ना वो चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज जस्ट वन एक्सप्लेनेशन के अगर ऐसा है तो फिर आपके पास इस तरीके से जो है वो बाकी चीजें जो है वो होंगी, और डेफिनेटली बाकी वाला दिल फिर आप दवाइयां वगैरह देंगे जिसकी वजह से वो फिर वर्क जो है वो प्रॉपर कर पाएगा। आई ऑल्सो डू वन थिंग फॉर दिस कि मैं आपको एक वीडियो भी इसकी शेयर कर दूंगी टू मेक इट इजी फॉर यू। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक्चुअली इट्स वेरी इंटर रिलेटेड, मैं अगर ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, कि यहाँ पे जो सेकेंड बीमारी आपके पास आती है बड़ी फेमस है, इसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस। ठीक है, अच्छा अब ये एंजाइना पेक्टोरस नाम किससे निकला है? पेक्टोरस का मतलब है चेस्ट मसल, चेस्ट को कहते हैं पेक्टस, और एंजाइना या एंग्योर का मतलब होता है कि स्ट्रैंगल करना। ठीक है, तो स्ट्रैंगलिंग ऑफ द चेस्ट इज बेसिकली योर एंजाइना पेक्टोरस। और क्यों स्ट्रैंगल हो रही है चेस्ट आपकी? क्योंकि स्कीमिया है। स्कीमिया क्या मतलब है? डिक्रीज ब्लड फ्लो है। डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपके पास स्ट्रैंगुलेटेड फीलिंग या चेस्ट पेन जो है वो बेसिकली आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यूजुअली यू हैव डिविजन्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरस, एंड डिविजन्स के अंदर आपके पास कितने टाइप के डिविजन होते हैं? 3 तरह के आपके पास जो है वो एंजाइना यूजुअली रिपोर्टेड है। ठीक है, पहला आपके पास जो है वो स्टेबल एंजाइना कहलाता है, दूसरा आपके पास अनस्टेबल एंजाइना कहलाता है, और जो तीसरा आपके पास होता है वो वेसोस्पैस्टिक एंजाइना कहलाता है। ठीक है, ये फॉर योर ईज आई हैव ऑल्सो made this easier for you. Let's go through this. Angina pectoris मैंने भी आपको बताया, it can be because of the obstruction or spasm of the arteries, myocardial ischemia, reduced oxygen to myocardium, chest pain आपके पास develop हुआ। ठीक है, अच्छा अब stable angina का मतलब है basically angina of effort। ठीक है, इसका क्या मतलब है? स्टेबल एंजाइना यूजुअली होता है आपके पास एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, और ब्लॉकेज आपके पास जैसे प्लेग फॉर्मेशन की वजह से हम कह रहे हैं। लेकिन जब मरीज रेस्ट पे होता है या मतलब कोई एक्सर्शन वाला काम ज्यादा नहीं कर रहा होता तो कोई सिम्टम उसको नहीं आता, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है या कोई स्ट्रेस लेता है, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा काम करता है अपने दिल को, यानी कि तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है, वो मेटाबॉलिक नीड्स नहीं मीट कर पाता हार्ट मसल जो मायोकार्डियम है, तो फिर उसको डेफिनेटली जो है वो फील होती है पेन। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं बेसिकली दी स्टेबल एंजाइना। ठीक है, और फिर अगर ये फर्ज करें होता है और पेशेंट जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है तो इट कैन बिकम बेटर। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एडिनोसिन, ब्रेडिकाइनिन और अदर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अब ये एडिनोसिन ब्रेडिकाइनिन जो मैं रिलीज करा रही हूँ ये क्या है? डायलेटर्स हैं या कंस्ट्रिक्टर्स हैं? तो इनकी रिलीज से आपके पास जो है वो पेन कॉज होता है बेसिकली। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली आपके पास लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसका मतलब है एनारोबिक की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी फॉर द एटीपी जनरेशन एंड फॉर्मेशन। याद है आपको, हमने ये चीज पहले की भी ऑलरेडी। तो फिर लैक्टिक एसिड भी आपको पेन कॉज करा सकता है। उसके अलावा ये डायलेटर्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ये वाली बात मुझे बताइएगा। अच्छा इसके अलावा क्या है आपके पास? जो एंजाइना का दर्द होता है यूजुअली, ये याद रखिएगा, इट इज स्टैबिंग एंड स्क्वीजिंग पेन। ठीक है ना,
और ये रेडिएटिंग पेन भी होता है, यानी कि ये आपके लेफ्ट आर्म से, शोल्डर से, नेक से, बैक से, जॉ की तरफ पूरा जो है ना ये रेडिएट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है आपके पास, स्वेटिंग हो सकती है, डायफोरेसिस जिसे कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। और आपके पास यूजुअली स्टेबल एंजाइना के अंदर सिम्टम 20 मिनट तक लास्ट कर सकते हैं, और जिस जब आप बैठ गए, रेस्ट कर गए, तो फिर ये सिम्टम आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे याद रखिएगा। अनस्टेबल एंजाइना को आप क्रेसेंडो एंजाइना कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो रीजन है वो खाली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट नहीं रहा, बल्कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी जो है वो साथ में इसके हो सकता है, जिसकी वजह से हो रहा है। अब इसके अंदर एक और बात क्या है कि ये वाली चीज अब वो नहीं है कि यू आर सेइंग कि पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा था तो ये हुआ। अगर पेशेंट रेस्ट पे भी है तो ये चीज जो है वो उसकी हो सकती है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ इस्कीमिया शुड बी ट्रीटेड एज इमरजेंसी, बिकॉज ये जो है फिर वो एमआई की तरफ फौरन पेशेंट को जो है ना वो लेके जा सकता है, ठीक है। और इसकी पेन जो है वो ज्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन। फिर प्रिंसमेटल एंजाइना जो होता है वो वेजोस्पैस्टिक एंजाइना जो मैंने आपको बताया वो हो सकता है। एंड ये इट माइट और माइट नॉट बी बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। बेसिकली जो असल रीजन होता है इसका वो होता है कोरोनरी वेजोस्पैज्म, ठीक है। तो द स्पैज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी बेसिकली causes this, and the smooth muscle is contracting definitely, which is increasing the vasoconstriction, and due to vasoconstriction पर definitely हम वेजोकंस्ट्रिक्शन का रीजन क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है, इट कैन बी द thromboxane A2, it can be causing the vasoconstriction. So definitely आपके पास फिर उसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई जो है वो ब्लड की कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये वाली बात के हाइपोक्सिया है या नहीं है, स्कीमिया है या इन्फाक्शन है, ये वाली बात बताइएगा मुझे यहाँ पे, या इस्कीमिया से ये सब हो रहा है, ठीक है। आई थिंक अब तक तो ये बात वैसे आसान है। अच्छा, ये चीज सुनिए, कभी कभी आपने एंजाइना का दर्द, और मैंने शायद आपको पहले भी पूछा था कि अभी बकरा ईद आएगी, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो जीआई होता है, बेसिकली एसिडिटी या रिफ्लक्स, जो गर्ड रिफ्लक्स आता है, उसको बहुत सारे लोग स्पेन से जो है वो कंफ्यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि उसकी चेकिंग किस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि जी ये किस वजह से जो है वो आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने फर्क आपको बता दिया। स्टेबल जो है वो क्लासिकल या टिपिकल एंजाइना है आपके पास, एंजाइना ऑफ एफर्ट है आपके पास, जिसके अंदर बेसिकली आप ये वाली चीज कह रहे हो एथेरोस्क्लेरोसिस से हो रहा है वो। और अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने ना बड़ा क्लियर कट आपको दिखाने की भी कोशिश की है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, देखो बिल्कुल क्लियर है। स्टेबल एंजाइना में देखो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, अनस्टेबल एंजाइना में देखो एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ थ्रोम्बोसिस भी हो गया, और वेरिएंट में क्या हुआ, स्पैज्म हो रहा है। अच्छा, अब अगर इसी चीज को आप यहाँ पे देखें, ल्यूमन देखें कितना बड़ा है, ये एंडोथेलियल सेल है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्टेबल में देखो तो प्लेक फॉर्मेशन हो रही है, ल्यूमन अब आपके पास छोटा हो गया, ठीक है। जब अनस्टेबल में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो ये प्लेक रप्चर हो गया, अब आपके पास प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेशन आ गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई, और ल्यूमन देखे आप आपके पास और वैसा हो गया। अब अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे देखो कि सब में मसला आपके पास क्या है कि इंटेंस वेजोस्पैज्म हो रहा है, यानी कि ल्यूमन का साइज बताते खुद सिर्फ जो है ना वो आपके पास हर तरफ से छोटा हो रहा है। तो ये सबसे आसान बहुत सॉरी, बहुत अच्छी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज बेसिकली शोइंग यू कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, स्टेबल एंजाइना का टाइम मैंने आपको बताया, सिम्टम्स 20 मिनट के अंदर अगर पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो वो रिजाइड कर जाएंगे इंशाल्लाह। और अनस्टेबल के अंदर लेकिन मसला ये है कि एपिसोड हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, ड्यूरेशन बढ़ सकता है, इंटेंसिटी बढ़ सकती है, तो ये सारे मसले हैं। तो अनस्टेबल यूजुअली ना इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो है वो होता है। अब वैसे ज्यादातर आप देखिएगा एंजाइना के मरीज जो है अपनी जेब में एक दवाई रखते हैं, मुझे बताएंगे वो अपनी जेब में कौन सी दवाई रखते हैं। और ये आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको नाइट्रेट्स नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ाते हुए जो है ना इसको मैंने हाईलाइट भी किया था वहां पर भी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आपको नजर आ रहा है, द नॉर्मल
दिस इज द एक्सर्शनल और द स्टेबल एंजाइना। ठीक है, क्या फर्क आता है? प्लेक आ गया। ये कौन सा है? वेसोस्पैस्टिक नजर आ रहा है, छोटा हो गया ल्यूमेन का साइज। ये क्या नजर आ रहा है आपको? अनस्टेबल नजर आ रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये आ गए बीच में, ये क्या? आरबीसी प्लेटलेट सारे आ गए आपके पास। और ये क्या है? ये इन्फार्क्ट है। अब अगर आप देखो तो इन सब में से इन्फार्क्ट में क्या साइज आ रहा है, ये देख रहे हो ये कितना बड़ा हो गया। तो दिस इज बेसिकली शोइंग यू द हाईलाइटेड पैरामीटर दैट आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, कॉज ऑफ इस्कीमिया क्या है? इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड वर्सेस डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। अच्छा, अब ये वाली चीज ना बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बताई हुई है, लेकिन ये वही आप समझे जो चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी है, वही रिटन फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे बोली हुई है। ओके, टाइप्स मैंने भी बेटा आपको बता दी है यहाँ पे। अब अगर ये देखें तो वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, प्रिंस मेटल जो है वो अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड वेसो कंस्ट्रिक्शन है, अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको पहले चीज ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए। अच्छा, ये ग्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली के अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर, यानी कि अगर ग्रेड 1 है तो एंजाइना अकर्स ओनली विद स्ट्रेनस रैपिड और प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन। अगर ग्रेड 2 है तो आपके पास लिमिटेशन हो गई ऑर्डिनरी एक्टिविटी की, यानी कि वो कितना अपहिल चल सकता है, कितने ब्लॉक्स चल सकता है, कितनी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चल सकता है, कितना खाना खा सकता है, खाने के बाद ठंडी हवा, ये वाली सारी चीजें, इमोशनल स्ट्रेस कितना ले सकता है। थर्ड के अंदर क्या है कि मार्क लिमिटेशन है आपके पास ऑफ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग 1 to 2 blocks एंड क्लाइंबिंग 1 flight ऑफ स्टेयर्स। और अगर फोर्थ है तो इनएबिलिटी टू कैरी ऑन एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट। ठीक है, यानी कि पहले के अंदर रैपिड एक्टिविटी नहीं कर सकता, दूसरे के अंदर स्लाइट लिमिटेशन है, तीसरे के अंदर मार्क लिमिटेशन है, और चौथे के अंदर इनएबिलिटी है टू कैरी आउट दी प्रोसेस। ठीक है। अब आपने क्या कहा? डिक्रीज कॉरिनरी ब्लड फ्लो है। रीजन स्पैज्म हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है। और दूसरा क्या है? इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन है, बिकॉज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड, प्री लोड सब आपके पास कॉम्प्रोमाइज है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी में एक और चीज है, आपने कहा रिड्यूस ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है? एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, आर्टरी के स्पैज्म की वजह से, या आपके पास नैर्विंग ऑफ द वेसल्स की वजह से। और अब क्या है? सप्लाई आपके पास जो है वो कम है और डिमांड आपके पास जो है वो बढ़ गई। और आपके पास क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट मीट द डिमांड्स, कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो गया, इस्कीमिया हो गया, चेस्ट पेन डेवलप हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल जो आपसे करी हूँ ये करी हूँ कि अब आप मुझे हाईलाइट करेंगे कि चेस्ट पेन किस वजह से डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अब ट्रीटमेंट का एम क्या है? रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, स्लो करना प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, और रिडक्शन करना एमआई के इवेंट्स की, यानी कि ऐसी चीजें ना हो कि फर्दर उसको आगे वो एमआई की तरफ, अटैक की तरफ जो है वो चला जाए। ठीक है। तो ड्रग्स में क्या दे सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट है, यू कैन गिव द नाइट्रेट्स, डायलेटर्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हो और प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी दे सकते हो। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो, रेनोलाजीन दे सकते हो, और पोटेशियम चैनल ओपनिंग या निकोरेंडिल जो है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी डिक्रीज कॉरिनरी ब्लड फ्लो, तो ये चीज मैंने अभी पहले पीछे वाले में हाईलाइट की है। ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीजन डिमांड वर्सेस ऑक्सीजन सप्लाई है। ठीक है। तो आप हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को किस तरह से कम कर सकते हो? बाय गिविंग द बीटा blockers or the calcium channel blockers, and you can give the nitrates and the calcium channel blockers to impact these parameters as well. ठीक है। और सप्लाई को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? डायलेटर्स दे सकते हो, और रीजनल मायोकार्डियल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? स्टैटिन्स दे सकते हो, एंटी थ्रोम्बोटिक्स दे सकते हो, यानी कि एंटी कोगुलेंट्स, क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए दे सकते हो। अगर आपको पता हो तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है तो आपने देखा होगा उन लोगों को यूजुअली स्टैटिन्स या इस तरह की चीज दी जा सकती है, ताकि जो है वो उनको उनका एलडीएल जो है वो कम हो जाए, और जो टीजीस वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़े हुए हैं वो उनके कम हो जाए। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज में सबसे बड़ी चीज होती है, आप उनको कहेंगे स्मोकिंग नहीं करें, बॉडी वेट अपना मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें, ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो बहुत ज्यादा एक्सर्शनल हो, और रिस्क रिस्क फैक्टर्स को जो है वो अपने कम करने की बेसिकली कोशिश करें। ठीक है।
अब गोल्स क्या है, आपका गोल है कॉर्नरी आर्टरी ब्लड फ्लो इंप्रूव हो, तो आप वेजोडाइलेटर्स दे सकते हो। डिमांड ऑन द हार्ट डिक्रीज हो तो आप बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो। और अगर आप ट्रीट करना चाह रहे हो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को, तो आप ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करवा सकते हो बाय गिविंग द स्टैटिन्स। आप प्लेक फॉर्मेशन को कराने की कोशिश कर सकते हो, डिसॉल्व सॉर्ट ऑफ, या प्रिवेंट कराना सकते हो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को, एस्पिरिन और इस तरह के एंटीकोगुलेंट्स वगैरह जो है वो आप दे सकते हो। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी फायदेमंद होती हैं, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। सो ये वाली चीज अगेन सॉर्ट ऑफ सब ये पहले मैंने भी करा दिया है, वही रेपिटेशन है आपका कि आप क्या दवाइयाँ किस चीज के लिए बेसिकली दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये दवाइयों के नाम मैं आपको ऑलरेडी अभी हाइपरटेंशन में भी लिखवा चुकी हूँ, तो मोर और लेस वो सेम मेडिसिन ही है। हम बात करें कैल्शियम एंटागोनिस्ट कैसे एक्ट करेगा, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम करेगा। सो कैल्शियम जब अंदर नहीं जाएगा तो यूल हैव नेगेटिव आइनो एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। आइनो क्या होता है, क्रोनो क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन भी करा सकता है। तो आपके पास यूजुअली ये वेरिएंट एंजाइना यानी कि प्रिंसमेटल एंजाइना के अंदर यूज हो सकता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, सबके अंदर ये जो है वो जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर वो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस बेसिकली कम कराएगा तो आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट जो है वो कम होगी, और उसकी वजह से आपके पास इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। दूसरा ये है कि कैल्शियम को अगर आप देखें विद द एस्पेक्ट ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसका रोल है या नहीं है, ये वाली चीज अब आपने बहुत दफा पढ़ी हुई है, स्मूथ मसल के अंदर भी पढ़ी हुई है, उसके आगे भी पढ़ी हुई है। तो इस चीज का आप मुझे आंसर कीजिए कि कैल्शियम का रोल होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में या नहीं। और अगर वहां पे रोल है तो क्या ये वेसोडाइलेशन भी करा सकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये वाली चीज बताओ मुझे। अच्छा, बीटा ब्लॉकर डेफिनेटली जो है वो आपके पास स्टेबल में जा सकता है, बट एज सच हम इसको प्रिंस मेटल या वेसोस्पैस्टिक एंजाइना में नहीं देते। अच्छा, इसका ताल्लुक उस बात से है कि मैं ये कहती हूँ कि आपके पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो अब आप मुझे ये वाली बात बताइएगा कि अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें अल्फा रिसेप्टर्स जब वेसल पे होते हैं तो वो वेसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, और जब बीटा रिसेप्टर्स कुछ वेसल्स के ऊपर होते हैं तो वो क्या कराते हैं। याद कीजिए इस बात को कि मैंने क्या बोला था कि वो क्या कराते हैं। तो किस रीजन से फिर मैं ये कह रही हूँ कि बीटा ब्लॉकर जो है वो वेसोस्पेस्टिक एंजाइना के अंदर नहीं जाता, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपको मुझे आंसर करना है। हिंट मैंने क्या दिया आपको, मैंने आपको सिंपैथेटिक सिस्टम जब पढ़ाया था और वेसल्स के ऊपर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मेन वेसल जो होता है वो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि बेसिकली क्या करवा रहे होते हैं, वेसो कंस्ट्रक्शन। मैंने वेसल भी हाईलाइट किया था कि कौन सी वेसल्स की मैं बात कर रही हूँ। और फिर मैंने आपसे ये कहा था बट एपिनेफ्रीन की बात जब करें और एपिनेफ्रीन की जब बात करें तो आपके पास कुछ वेसल्स, और मैंने वो जगह भी हाईलाइट की थी कौन से वेसल्स हैं, कि जहाँ पे आपके पास बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वो बीटा रिसेप्टर्स क्या कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली कॉजिंग द डायलेशन, वेसोडाइलेशन कर रहे होते हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे इस बात से कि आप इसको वेसोस्पेस्टिक एंजाइना में नहीं देते, अगर दोगे तो क्या मसला होगा, क्यों लिखा हुआ है कि वर्सन कर देगा यानी कि और ज्यादा खराब कर देगा, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास जो आ रहे हैं दैट इज निकोरेंडल। निकोरेंडल बेसिकली दो तरीके से एक्ट कर सकता है आपके पास, जो दवाई निकोरेंडल है वो क्या कर सकती है, एक तो नाइट्रेट लाइक एक्शन होता है, दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएगी, सीजीएमपी को रिलीज कराएगी, प्रोटीन काइनेज को रिलीज कराएगी, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम के लेवल को कम कर देगी, तो जाहिर है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा तो जाहिर है वेजो डायलेशन हो जाएगा, वेजो डायलेशन होगा और पर्टिकुलरली वीनो डायलेशन होगा, वेनस डायलेशन यानी कि, तो प्रीलोड कम हो जाएगा। अब अगर मुझे ये बताओ कि ये याद है कि प्रीलोड क्या होता है और प्रीलोड किस वजह से होता है, तो वेनस डायलेशन या वेनो डायलेशन कराने से प्रीलोड कैसे कम हुआ, ये वाली बात बताएं। ये मैंने आपको समझाई थी कि प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि पोटेशियम चैनल की एक्टिवेशन कराएगी, ओपन करेगी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, पोटेशियम की इफ्लक्स कराएगी जिससे हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन होगा, तो डेफिनेटली आपके पास क्लोजर ऑफ कैल्शियम चैनल हो जाएगा, क्योंकि सारा हाइपर पोलराइजेशन की वजह से द कैल्शियम चैनल वोंट ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अगेन इट्स गोइंग टू कॉज दी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अब ये वाली चीज करा के ये आर्टीरियल डायलेशन भी करा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ आर्टीरियल डायलेशन कराने से आफ्टर लोड कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली प्री लोड और आफ्टर लोड की डेफिनेशन से ही ये बात ऑब्वियस है कि जब मैं वेन्स की बात कर रही हूँ तो मैं प्री की क्यों बात कर रही हूँ, जब मैं आर्टरीज की बात कर रही हूँ तो मैं आफ्टर की क्यों बात कर रही हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये कॉर्नरी ब्लड फ्लो को इंप्रूव करा के बेसिकली एंटी एंजाइनल इफेक्ट जो है वो देता है। अच्छा, ये यूजुअली रेजिस्टेंट एंजाइना में जाता है, यानी कि जब नॉर्मल दवाइयों से एंजाइना ना ट्रीट हो रहा हो तो फिर उसको जो है ये हम देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वेरिएंट एंजाइना के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो आपके पास हैं एज कम्पेयर टू अदर। और वेरिएंट भी दे सकते हैं आप एंजाइना में, एस्प्रिन जो है एस्कार्ड के नाम से शायद आपने सुना हो, तो वो भी आपके पास जो है वो दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, दिस देन बेसिकली वाइंड्स अप योर एंजाइना। इसके अंदर एक आखिरी एक छोटी सी चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ, दैट इज दिस कॉरिनरी एंजियोप्लास्टी। इसका नाम मेरा ख्याल से आपने सुना होगा, सर्जिकल प्रोसेस होता है। और अगर आप देखें तो इन्होंने बड़े ही अच्छे खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देख रहे हो, ये प्लेक है। ठीक है। अब प्लेक है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, स्मॉल बलून टिप्ड कैथीटर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर जो है, रेडियोग्राफिक गाइडेंस के जरिए बेसिकली ये अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है। ये आपकी रेडियल से भी लेके जा सकते हैं, फेमोरल से भी लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है। 2-3 जगहें होती हैं आपकी आर्टरी की जहाँ से ये इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। और फिर अंदर ले जाके आप ये देखें, ये बलून इन्फ्लेशन हो रहा है। अब बलून इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है कि ये जो प्लेक ने देखो स्पेस रोकी हुई थी, ऑब्स्ट्रक्शन किया हुआ था, इन्होंने इसको खोल दिया। ठीक है। अब इसको खोल तो दिया, लेकिन इसको कैसे वो अपनी प्लेस पे रखेंगे, फिर ये स्टेंट्स लगा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये स्टेंट इन्होंने डाले हैं। ठीक है। तो स्टेंट डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, यूजुअली स्मॉल स्टेनलेस स्टील मैश ट्यूब्स जो है वो, उसके स्मॉल स्टेनलेस स्टील के स्टेंट्स जो है वो प्लेस करते हैं बेसिकली। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो आर्टरी बंद थी वो बेसिकली खुल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये आता है कि कुछ महीने बाद प्रोसीजर के हो सकता है कि ये वापस जो है वो हो जाए, रीस्टिनोसिस की कंडीशन जो है वो हो जाती है। बिकॉज अगर स्कार टिश्यू जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया हेल्दी एंडोथेलियम के नीचे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो वापस जो है वो बंद होने के चांस उसके हो जाते हैं। ठीक है। अभी आजकल कुछ स्टेंट इस तरह के आ रहे हैं जो ड्रग भी रिलीज करते हैं और फिर वो स्कार टिश्यू की या फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन को भी ना खुद ही रोकते हैं। तो इस तरह के स्टेंट्स भी आ रहे हैं। और अब एक लेजर बीम से भी ये बेसिकली प्रोसीजर जो है वो आजकल करने की कोशिश की जा रही है कि वो आप एम करके एथ्रोस्क्लेरोटिक लीजन को जो है वो कर दें, यानी कि जो लेजर है वो डिसॉल्व कर देता है लीजन को विदाउट डैमेजिंग एनी ऑफ द अदर आर्टेरियल वॉल्स। तो ये वाला प्रोसीजर भी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। सो आई थिंक एंजियोप्लास्टी बड़ी एक कॉमन सी चीज है जिसको जो है वो आपने देखा ही होगा। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो आपका बाईपास प्रोसीजर है। ये बताइएगा मुझे, बाईपास का सुना है आपने? बाईपास प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें ग्राफ्ट लगाते हैं। और दूसरा जो मैंने प्रोसीजर आपको यहाँ पे हाईलाइट करके ये बी वाला समझाया है, ये मैंने एंजियोप्लास्टी बताया। ये बताइएगा कि ये आपने सुना है, एओर्टिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास प्रोसीजर? ये वाली बात मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मुझे कार्डियक आउटपुट किसी का देखना है तो मुझे ईसीजी पे नजर आएगा या एकोकार्डियोग्राफ पे, यानी कि एको कराना पड़ेगा मुझे किसी का ईएफ, और मैंने उसका अगर कार्डियक आउटपुट वगैरह वाली चीजें देखनी है, या फिर मैं ईसीजी से उसको देख सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आपको वीडियो भी साथ साथ शेयर कर दूंगी। तो ये आपकी 2 डिजीजेज जो है मैंने आज की क्लास में कंप्लीट करा दी।